तो किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो किसान भाइयों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। पिग फार्म के साथ फिश फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर फार्म है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही हाइजेनिक फार्म है। ये देखिए कितना लंबा फार्म है, बहुत ही और कम बजट में। जो कोई हमारे नए किसान है कम बजट में अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हमारी नई नई आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुँचे, डायरेक्ट पहुँचे। तो इंटीग्रेटेड पिग फार्मिंग के बारे में आपको मैं प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ। पिग फार्मिंग में इन्होंने कितने जानवरों से अपना फार्म स्टार्ट किया था और क्या लागत आई थी, टोटल स्ट्रक्चर पे कितने रुपये का खर्चा आया था, और फिश फार्मिंग में जो फिश फार्मिंग है सर की, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज देने जा रहा हूँ। कौन सी इन्होंने मछली डाली हुई है, कितने रुपये का बच्चा आया था और कितने रुपये का मार्केट में सर सेल हो रहा है। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो सर जी एक बार अपना परिचय दीजिए, जो हमारे किसान भाई आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं सर। बिल्कुल सर, मेरा नाम सौरभ कुमार, एलिवेशन एग्रो पिग फार्म कुतुबपुर बरला देवबंद रोड पे। जी, तो सर जब आपने अपना पिग फार्म स्टार्ट किया था सर, कितने जानवरों से पिग फार्म स्टार्ट किया था सर? उस समय मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास 10 मादाएँ थी और गिल्ट में लेके आया था और 35 बच्चे थे। 35 बच्चे थे। तो सर कैसे आइडिया आया आपको मुझे पिग फार्म करना चाहिए, और बहुत सारे बिजनेस थे, तो आप पिग फार्म की तरफ सर कैसे आपने रुख किया सर? पिग फार्म पे जब भी इधर उधर विजिट करता था, फील्ड का काम था मेरा थोड़ा, तो अक्सर कहीं ना कहीं पिग फार्म मिलते थे, तो मैंने विजिट करना शुरू किया और मुझे दिखाई दिया कि हाँ कुछ प्रॉफिट है। उसके बारे में तह तक गया, तो उसके बाद सोचा कि मुझे करना चाहिए और मैंने फिर जाके ये काम स्टार्ट किया। तो जब आपने सर अपना फार्म स्टार्ट किया सर, पिग के साथ आपने फिश दोनों का काम स्टार्ट किया सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, फिश का तो काम जानबूझ के काम स्टार्ट किया था, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने काम देखा वहाँ पे फिश साथ में थी जी। और उन्होंने हमें एक ही सलाह दी कि जब तक आपका बच्चा इधर तैयार होगा, जब तक ही आपकी फ़ीस जो है वो सेल होने के लिए तैयार हो जाएगी जी, जिससे कि हमारा फीड का खर्चा कम हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, जैसे आपने पिग और फिश किया है सर इसमें, तो आप जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था इससे पहले सर आपने ट्रेनिंग की थी, या कैसे आइडिया आया भाई किसी, या फार्म पे विजिट करके आपने कैसे डिसाइड किया? नहीं सर, पहले तो मैंने काफ़ी फार्म विजिट करा, जब भी कोई समस्या होती थी मैं उनसे सलाह लेता था जी। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद अभी मार्च अप्रैल में मैंने जाके अलीगढ़ से ट्रेनिंग ली है जी। उससे पहले तो मैं अपने आप ही सब कुछ डील कर रहा था। तो आपका जो फार्म है सर, किसान भाइयों को उनकी विजिट करवाइए सर। बिल्कुल किसान भाइयों देखिए, मैन एंट्री पर चूना जरूर लगा के रखें और पाँव को आराम से पकड़ के अपने फार्म पर एंट्री करें। सर जी पहले अपने फार्म की आप जो आपका फार्म है इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए हमारे किसान भाइयों को। लंबाई हमारी इसकी है टोटल फीड रूम मिला के 135 फुट जी, और चौड़ाई है इसकी 30 फुट। 30 फुट चौड़ाई है। और सर बाड़ों की बात की जाए, केबिन की बात की जाए, तो आपके फार्म पर टोटल कितने केबिन है सर? टोटल मेरे पास केबिन है 22 केबिन है। बिल्कुल। 14 केबिन तो हमारे सेपरेट हैं जी सर, प्रेग्नेंट मदर रहेंगी सिंगल जी। तो सर जी ये आपने अलग ब्रीड रखी है हेम्पशायर? बिल्कुल सर। तो ये सर कितने दिन का सर ये बोर है सर? ये सर हेम्पशायर है और इसे हो गए हैं करीब 9 महीने। 9 महीने। और हम इससे F1 तैयार कर रहे हैं। अच्छा, F1 तैयार कर रहे हैं सर? बिल्कुल। तो ये सर कितने दिन का जानवर है सर ये सर 9 महीने का जानवर है सर जी। 9 महीने का। और हम इससे F1 तैयार कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी ब्रीड लगी हमें। तो सर मैं इस केबिन की बात करना चाहता हूँ। इस केबिन का सर आपने क्या साइज रखा है सर? इस केबिन का साइज जो है हमारा वो 15 बाई 12 का है। 15 बाई 12 का है। बिल्कुल। इसमें हम बच्चों को एक साथ रखते हैं। अच्छा, बच्चे इसमें कोई भी प्रेग्नेंट मादा नहीं रखेंगे एक साथ में। जी। इसमें ये रहेगा कि हाँ बच्चे हो गए या जो बड़े होते जा रहे हैं जी। हम इनके वेट के हिसाब से इनको डिवाइड करते हैं। तो सर ये कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये मेरे पौने 2 महीने के बच्चे हैं। 2 महीने के बच्चे हैं सर? बिल्कुल। और इनका वेट आज के टाइम पे 15 से 18 किलो के बीच में है जी। सर आपने निप्पल लगाया है, तो निप्पल का आपने क्या साइज रखा है सर? निप्पल का साइज एक तो आपका 1 फुट 1.25 फुट के करीब पे है और एक 6 इंच पे है। 6 इंच पे है। 6 इंच पे छोटे बच्चों के लिए रख रखा है जिससे कि छोटे बच्चे आराम से पानी पी लें। और कभी ये जब बच्चे बड़े होंगे, जो अगला आप बड़ा देखेंगे उसमें बच्चे बड़े हैं, तो उनके लिए 1 फुट 1.25 फुट पे लगा रखा है कि जिससे कि वो आराम से पी लें। निप्पल का साइज हमेशा इतना होना चाहिए कि जानवर को गर्दन उठा के पानी ना पीना पड़े जी। तो आपने जो सर अपने फार्म की गैलरी साइज क्या रखा है सर? इसकी गैलरी साइज पूरी हमारी पौने 3 फुट है।
3 फुट है। इसमें जानवर की एक खास बात रहती है कि जानवर सीधा जाता है, जी वो मुड़ता नहीं है, और जी जब उसे लास्ट में चला जाएगा वो वहीं जाके घूमता है। इससे जी गाड़ी हमें लोड करने में, बाड़ा चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है। जी। तो ये सारी गिल्ट है सर या प्रेग्नेंट मादा है सर? ये सारी इधर गिल्ट हैं, सारी गिल्ट है सर ये? प्रेग्नेंट मादा इस साइड में है, ये सारी इधर की प्रेग्नेंट मादा है। अच्छा अच्छा। ये सारी प्रेग्नेंट मादा है सर ये? जी हाँ। तो इनकी डिलीवरी सर कितने दिन बाद होने वाली है सर? इनकी डिलीवरी सर ये देख लें 1.5 महीने की प्रेग्नेंट मादाएं हैं, अच्छा सर, 1.5 महीने की है सर। और हमारा चार्ट तैयार है। हम जिस दिन मार्क करते हैं, जिस दिन भी डिलीवरी क्रॉसिंग कराते हैं, उस दिन जी। लिख देते हैं, और किस दिन डिलीवरी होगी वो सामने डेट ऑलरेडी पड़ी होती है उस तो पे। इस जो आपने सर ये क्रीपर रूम बनाया है, इसका एक बार हमारे किसान भाइयों को साइज बताइए सर, क्या आपने साइज लिया है सर इसका इसका क्रीपर रूम का? हाँ जी क्रीपर रूम की अगर बात करें तो फार्मर अपने बाड़े के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जी फिलहाल जो मेरा है वो 2 बाई 2.25 का है, और इसमें हमारा सिर्फ एक उद्देश्य ये रहता है कि जब मादा डिलीवरी होती है तो बच्चे आराम से नीचे बोरी बिछा के या पुराली बिछा के, जो भी आपके पास गांव में अवेलेबल हो, उसे बिठा के आराम से बच्चों को बिठा देते हैं, जिससे कि गर्माहट बना रहता है। और ठंडी का टाइम है तो उसमें होल्डर टांग के बल्ब टांग देते हैं, जिससे कि गर्माहट प्रॉपर बना रहता है, जी। दिक्कत नहीं होती बच्चे को। तो आपने जो आपका ये मादा का सर ये रूम है, इसका क्या साइज रखा है सर आपने? इसका रूम की अगर साइज की बात करें तो इसका जो गहराई है वो 12 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 6 फीट है। 6 फीट है। और उसकी जो आपने ढलान लिया है सर फर्श का, वो कितने इंच का लिया है सर? ढलान की अगर बात करें तो हमारा ढलान इसमें फ्रंट से लेके लास्ट तक जाके ढलान होते होते 3 इंच बैठ जाता है। 3 इंच बैठ जाता है। और आपने पीछे नाली ली हुई है सर बिल्कुल, पानी निकलने के लिए? दोनों साइड में नाली है। जी इस बाड़े का इधर निकल जाता है पानी, हर दूसरे वाले बाड़े का उस साइड में निकल जी। जाता है। तो ये इस सांड के बारे में बताइए सर, ये कितने दिन का सांड है, इसके बारे में बताइए सर। डीरोक और हैम्पशायर मेरे दोनों एक ही साथ के सांड हैं, जी दोनों 9-9 महीने के हैं। जी जी। अगर कैपेसिटी पावर देखें तो डीरोक की ज़्यादा बेस्ट है। इसमें वेट भी सर इससे ज़्यादा ही लग रहा है सर। बिल्कुल, इसका वेट भी ज़्यादा है और इसकी गेन करने की क्षमता भी ज़्यादा है, जी जी। और इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट है। बस ये बहुत फास्ट है। बिल्कुल, ये मान के चलें, इसके क्रॉस करे हुए जो मादाएं हैं जी वो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देती हैं। जी जी जी। आप कह रहे थे कि मैंने इस दीवार को ऊंचा क्यों रखा है। ऊंचा क्यों रखा है? सिर्फ एक बाड़ा है मेरा जो ऊंचा है, क्योंकि जी। फर्स्ट टाइम मैंने जब क्रॉस करवाया था तो मेरा सांड कूद के भाग गया था। अच्छा, कूद के भाग रहा है। बिल्कुल, तो मैंने इसके लिए फिर 1 फुट और ऊपर बढ़वा दिया तो था। इसकी जो आपकी ये ऊंचाई सर, आपने टोटल कितनी फुट लिया सर? ये जो सांड की है वो 4 फुट ऊंचाई है, 4 फुट की है। बाकी की सबकी 3 फीट है। बाकी की सबकी जो फार्म की ऊंचाई है सर 3 फुट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप खुद का फीड खिलाते हो या अपना या कंपनी का फीड खिलाते हो सर? मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा कंपनी का, तो इसमें बताइए सर कितने टाइम आप फीड डालते हो अपने जानवरों को, और आपका फीड डालने का सर तरीका क्या है? नहीं, ये एक अच्छा पॉइंट है, और नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो फीड खिला रहा हूँ क्या पता कल इससे अच्छा फीड मुझे मिल जाए, जी मैं उसको लेना शुरू कर दूँ, तो नाम का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, फीड में मैंने पहले अपना भी बनाया है, सहारनपुर से बनवा के लेके आया, करनाल से बनवा के लेके आया, फिर कंपनियों के भी फीड खिलाए। अभी जो चला रहा हूँ वो मेरा चल रहा है, कंपनी का है। मैं 2 टाइम फीड देता हूँ, मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना रखा है। हर हफ्ते हमारा चार्ट चेंज होता रहता है, थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती रहती है, और मौसम के हिसाब से हम, जैसे इस समय गर्मी ज़्यादा है तो मैक्सिमम टाइम हम शाम के टाइम का फीड जो होता है वो भिगो के देना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर पिग को जिस तरह हमें गर्मी लगती है उसी तरह उसे भी लगती है। अगर हम पिग को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा सक्षम देते हैं तो उसे भिगो के देना चाहिए, और हमेशा फीड कैसा भी हो ड्राइड होना चाहिए, ना कि ऐसे ही कि मक्का जो बाजरा पीस दिया और ऐसे ही खिला दिया। इस टाइप से फीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइड फीड जो रहेगा पीलेट वाला वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उससे इनकी डाइजेशन पावर बनी रहती है और इनकी ग्रोथिंग पावर बढ़िया होती है। अब रही बात तैयार करने की, अगर बात करें सूअर का बच्चा तैयार करने में, तो मेरे पास जो आज के टाइम पे 5.5 महीने के बच्चे हैं वो 80 प्लस में हैं। मेरा खुद का रिजल्ट है, क्योंकि हर महीने की 17 तारीख को हम सारे बच्चों का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम एक वेट करते हैं जिससे हमारा FCR निकलता है। हमारे यहाँ 17 तारीख फिक्स है,
कोई भी बच्चा होगा, चाहे वो न्यू बेबी बॉर्न हो या बड़ा हो, एडल्ट हो, हम उसका वेट करेंगे। ये देखेंगे कि इस महीने उसने कितना खाया और कितना उसने वेट गेन किया है, तो उससे हमें पता भी रहता है। कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि 5 बच्चे हैं, 4 अच्छा वेट गेन कर रहे हैं, एक अच्छा नहीं गेन करता, तो उसको हमेशा ये देखने की कोशिश करें कि आखिर समस्या आ कहाँ रही है। फीड में आ रही है, उसके स्वास्थ्य में आ रही है, वो ठीक है नहीं है, क्योंकि डीवॉर्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हमने डीवॉर्मिंग कर दी किसी बच्चे की, अभी आपने एक बाड़े में 10 जानवर रख रखे हैं, 10 को दवाई आप एक साथ फीड में मिला के दे दोगे। कुछ बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो जो नहीं खाता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए उन बच्चों को टारगेट करें और उनकी पर्सनली अलग से डीवार्मिंग करके उसकी ग्रोथिंग पावर को फिर से आगे फ्लो करें। सर डीवार्मिंग की आप बात कर रहे हो सर, डीवार्मिंग का सर आप छोटे बच्चों को कितने ml देते हो और सर बड़े बच्चों को सर कितने ml देते हो, और कितने टाइम बाद सर डीवार्मिंग करते हो आप? डीवर्मिंग का जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है, छोटे बच्चों का जो रहता है, 1 महीने पे हम दूध से हटा देते हैं। हमारे यहाँ 8 किलो का बच्चा होना चाहिए, वो चाहे 1 मंथ का हो या उससे पहले। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे यहाँ पे 20 से 25 दिन के बीच में भी 8 किलो का बच्चा हो जाता है, तो उसे हम पहले भी हटा देते हैं। अब जब बच्चे को हटा दिया हमने, उसके बाद 45वें दिन, मतलब जिस दिन से पैदा हुआ 45वें दिन के बाद में हम उसकी डीवर्मिंग करते हैं। और रही बात एमएल की, तो हर दवाइयाँ अलग अलग होती है। हम वीरबैक की दवाई यूज करते हैं, उसमें हम 3 किलो पे 1 ml हमारी दवाई लगती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। उसी एवरेज में हम बॉडी वेट निकालते हैं, 3 किलो पे 1 ml लगाते हैं, चाहे वो बड़ा बच्चा हो वो छोटा हो, उसमें एवरेज निकल जाता है। सर जितने जैसे आप काफ़ी दिन से सर पिग फार्मिंग कर रहे हो सर, तो सर इनमें बीमारी कौन कौन सी आती है, इनका क्या रोकथाम की जाए सर बीमारी की? सबसे ज़्यादा अगर बीमारी की बात करें तो गर्मियों में जो ये मक्खियाँ होती हैं, मक्खियों की समस्या के कारण बीमारियां सबसे ज़्यादा आती हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी पिग के शरीर पे लाल लाल दाने टाइप में पड़ जाते हैं, जी। या वो खुजली करने लगता है अपना दीवार के सहारे या होजी के सहारे, या जो भी उसको एक स्थान मिल जाए जहाँ पे उसकी कमर आराम से रगड़ खाती है। तो जब मक्खियाँ उस पर बैठती हैं तो वो वहाँ पे धीमे 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 अंदर, वो बाहर से तो हमें दिखाई देता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर वो अंदर अंदर डैमेज करती हैं और एकाएक एंड टाइम पे वो वहाँ पे घाव बना देती है और उसमें कीड़े बन जाते हैं। ये समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं गर्मियों में, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। बाकी तो नॉर्मल बीमारियां जो आप अगर प्रिकॉशन बराबर लेते हैं, सावधानी आप बरतिए अपने फार्म पे, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का साधन नहीं होगा। किसान है तो कितने जानवरों से सर अपना फार्म स्टार्ट करें सर? मेरा अपना मानना है कि जब भी कोई फार्मर अगर ये काम करना चाहता है तो पहले अपना कॉस्ट निकाल ले कि मेरा बजट कितना है। मैं ये नहीं कहता फार्मर से कि आप एकदम से ही 50 जानवर 100 जानवर ले आएँ, क्योंकि जो गलती मैं कर चुका, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और भाई भी करे। स्टार्टिंग में मैंने भी ज़्यादा जानवर बड़ा बना लिया, तो मैंने सोचा ज़्यादा जानवर ले आऊँ, पर वो फीड के टाइम पे आते आते कमर टूट जाती है फार्मर की। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप काम करें, अगर मेरा बजट 4 मादा रखने का है तो मैं 4 मादा को ही रखूँ। उन 4 मादाओं के प्रोटेक्शन से मैं उसको धीमे 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 आगे बढ़ाता रहूँ। पर अगर आप एकदम से ही 10 मादा ले आते हैं, हमारा बजट 4 मादाओं का है, तो फिर आज हम यहाँ से उधार लेंगे, फीड ले ली उधार, आज हम दवाइयाँ उधार ले रहे हैं, तो जब मार्जिन निकलता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, वो सारा का सारा उस उधार खाते में चला जाता है जहाँ से हमने उधार ले रखा है। इसीलिए फार्मर भाई सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर जितना बजट है आप उतना ही रखें, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। कम से चलेंगे तो बढ़ जाएगा, और बढ़ने से अगर बढ़ा के चलते हैं, घटते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए एक एक सीढ़ी चलें, डायरेक्ट लिफ्ट ना पकड़ें कि हाँ एकदम से मुझे ऊपर ही जाना है। जी। तो सर इसमें कौन सी नस्ल सबसे अच्छी होती है सर पिग फार्म में? जो पिग होता है, सूअर की कौन सी नस्ल नस्ल सबसे अच्छी होती है सर? हमारे यहाँ पे सबसे जो बेस्ट मानी जाती है वैसे लार्ज वाइट मांगी जाती है, और लार्ज वाइट और लैंडर्स में जल्दी से फार्मर्स पता भी नहीं कर पाते कि कौन सी लैंडर्स होती है, कौन सी लार्ज वाइट होती है, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम सी दिखाई देती हैं। हमारे यहाँ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसमें स्कोप, और हरियाणा में भी और पंजाब में भी सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो लार्ज वाइट की ही पाई जाती है। पर अगर फार्मर्स कुछ अच्छा करना चाहता है
तो मार्केट में हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ नई नस्ल को लेके आए, कुछ नई ब्रीड तैयार करें। क्योंकि अगर हम नई ब्रीड रखते हैं, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास कोई दुकान है और पड़ोस में भी दुकान है, दोनों के पास एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो आपके जो कस्टमर है वो दो जगह बढ़ जाते हैं। पर अगर मैं कुछ नया लेके आता हूँ तो कस्टमर मेरे पास आएगा, वो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगा जब तक उसके पास भी वो मार्केट नहीं बन जाती। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि अगर आपका बजट बैठता है, जैसे हैम्पशायर होगी, डीरोक होगी, इन सब ऐसी नस्लों पर काम करें जिससे कि उसको प्रॉफिट कम टाइम में जल्दी मिल जाए। अभी हम हैम्पशायर डीरोक का बच्चा हरियाणा पंजाब से परचेज करते हैं तो 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये में हमें एक बच्चा पड़ता है। पर अगर हम अपने ही ज़िले में ये नस्ल तैयार करते हैं और हम इसको सेल आउट करते हैं, अगर 9,000 का ना बेच के अगर आप 6,000 में भी बेच रहे हैं, 7,000 में बेच रहे हैं, जब भी किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ सर मैं आपसे, जो आपने पिग फार्म तो किया हुआ है सर, इसके साथ सर आपने फिश फार्मिंग भी किया हुआ है सर। बिल्कुल सर। तो जो आपने फिश फार्मिंग किया हुआ है सर, इसमें आपने कितने बच्चे डाले हैं सर आपने तालाब में, और कितने कितने रुपए का जब सब बच्चा लेकर आए थे सर आप? जब हमने पिग फार्म हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमने जब फार्मर पे विजिट किया तो मैक्सिमम फार्म पे जहाँ पे पिग फार्म था वहाँ पे मछली पालन साथ में था जी तो हमने भी सोचा कि उनसे सलाह ली तो उन्होंने कहा कि जब तक आप ये कार्य करते हैं तो अर्निंग स्टार्ट आ जाती है। तो हमने हमारा स्ट्रक्चर जब तक बन ही रहा था कि हमने यहाँ पे एक तालाब बनवा के उसमें हमने करीब 20,000 बच्चे इसमें डलवाए थे। जी उस समय 20,000 पर बच्चे की कॉस्ट हमारी पड़ी थी ₹1.80 करीब में। जी अब वो बच्चा करीब 6 महीने में जाके तैयार हो जाता है और आज के टाइम पे मार्केट ऑफ वैल्यू पर केजी में एक बच्चे की बैठ जाती है 80 से 85 रुपये आपके तालाब पे। जी जी आप चाहें तो आप उसे दिल्ली मंडी में भेज दें, आप चाहें तो उसे रुड़की मंडी में भेज दें, पर उससे अच्छा है कि हम डीलर से कह दें कि आप हमारे तालाब पे यही माल निकालें और हमको यहीं पेमेंट कर दें। किसी प्रकार की सिरदर्दी नहीं है, पेमेंट आपको वहीं मिल जाती है, तो उससे भी फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट हमने देखा है कि जो आपका सुअर का मल होता है जी उससे मछलियाँ ग्रोथ करती हैं। जी अमोनिया होता है सुअर के मल में और अमोनिया डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है मछलियाँ, जी तो उस पे भी पल जाती है, थोड़ा बहुत फीड लग जाता है पर एवरेज निकल जाता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे भी। चलिए, तो सर जी एक बार बताइए, जो हमारे नए किसान हैं इन्हें ये बताइए कि जो पिग फार्म करते समय सर क्या क्या दिक्कत आती है सर? सबसे पहले जब भी आप पिग फार्म करें या कोई भी काम करें, इसमें ये देख लें कि आप उसे कितना दे सकते हैं, आप उसे टाइम कितना दे सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं सभी फार्मर भाई के लिए कि ये काम कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमने पिग फार्म कर लिया और मैं अपना कहीं और जॉब करता हूँ, यहाँ पे छोड़ दूँ, लेबर देख लेगा, तो उस तरीके से काम नहीं हो सकता। इसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं उस काम को नहीं करेंगे, जब तक उसकी कमियां नहीं पता चलेगी। लेबर का क्या है, लेबर तो आपको 10,000 रुपये, 12,000 रुपये मंथली मिलेगी और उसे आप जितना कहोगे आप उसको हमेशा गाइड नहीं कर सकते। पर जब मैं खुद रहूँगा सामने, मुझे दिखाई देगा, मैं साथ में लेबर के लग के काम कराऊँगा तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। इस वाले में 25,000 मछलियाँ हैं और जो बगल में साइड वाला दूसरा है उसमें 20,000 मछलियाँ हैं। इसमें अभी डाले हुए 2 महीने करीब हुए हैं और दूसरे वाले पॉन्ड से तो मेरा माल निकलने को तैयार है। जी जी। तो जब आपने सर बच्चा परचेज किया था तो कितने रुपए का किया था सर इसमें डालने के लिए? बच्चे का रेट तो हमेशा लगभग एक सही रहता है, कभी बस 10-20 रुपये घटता बढ़ता रहता है, 10-20 पैसे। उस समय हमारा जो बच्चा आया था वो ₹1.80 के रेट में आया था और आज के टाइम पे भी ₹1.80 1.70 के रेट में ही चल रहा है। तो मैं सर एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपने इस जो आपका ये फिश फार्म है इसकी गहराई क्या ली है सर, और इसकी कितने बाई कितने का सर ये आपका तालाब है सर? ये मेरा 80 बाई 90 का ये वाला पॉन्ड है और इसकी गहराई की बात करें तो ज़मीन से हमारी गहराई करीब 5 फीट है इसमें। अच्छा, ज़मीन से 5 फीट है? बिल्कुल। और इस वाले दोनों सेम है सर ये? हाँ, बस उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है, उसकी 70 बाई 70 की है। जी जी। तो जैसे इसकी बात की जाए तो सर ये कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? सारा खेल मछली में जो होता है वो खुराक का होता है। हम इसमें जो बाड़े का मल आता है एक तो वो भी चलता है और दूसरा
हम इसमें मुर्गा वेस्ट ज़्यादा चलाते हैं। मुर्गा वेस्ट। बिल्कुल। उस वाले पॉन्ड में तो हमारा मल आता है, इस वाले में हमने सांप मछली रख रखी है। जी। अच्छा, एक तो आप जो पिग का वेस्ट से पालते हो और एक मुर्गे के वेस्ट से मुर्गे पालते के हो। पेट से, बिल्कुल।